तो चलिए शुरू करते हैं समरी ऑफ द ऑटोमेटिक मिलेनियर, जिसे लिखा है डेविड बाक ने। और इस समरी की अगर बात की जाए तो हर कोई मिलेनियर बन सकता है, यकीन मानिए, क्योंकि ये सच है। ये समरी आपको सिखाएगी कि कैसे $5 जैसा छोटा अमाउंट भी आपकी जिंदगी को बदल सकता है। सबसे पहले आपको हम लाटे फैक्टर के बारे में बताएंगे। दूसरा, आपको ये सिखाया जाएगा कि हमें दूसरों से पहले खुद को पे करना है। तीसरा, आपको इसे ऑटोमेटिक कैसे बनाना है वो सिखाया जाएगा। और अगर आप इस समरी में दिए गए प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं तो आप और आपकी फैमिली एक बेहतर फ्यूचर का सपना देख सकते हैं, जो जल्द ही हकीकत में बदल जाएगा। तो आइए फिर हम शुरू करते हैं इस जर्नी को, जहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे मीटिंग द ऑटोमेटिक मिलेनियर। मतलब ये कि इस बुक के ऑथर डेविड बाक अपने मिड-20 में थे जब वो पहली बार अपने ऑटोमेटिक मिलेनियर से मिले। ये तब की बात है जब डेविड एक लोकल अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम में इन्वेस्टमेंट की क्लास ले रहे थे। 52 साल के यानी कि 52 के जिम मैकइंटायर एक यूटिलिटी कंपनी में मिडिल मैनेजर थे। वो डेविड की क्लास में एक स्टूडेंट थे। एक दिन जिम ने डेविड से पूछा कि क्या वो उनकी वाइफ के साथ एक मीटिंग फिक्स कर सकते हैं ताकि वो उनसे उनके फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में कुछ डिस्कस कर सके। जिम अगले महीने रिटायर होने की सोच रहे थे। एक ही कंपनी में काम करते हुए उन्हें 30 साल हो चुके थे और उनकी एनुअल इनकम थी $40,000। डेविड को कभी ऐसा नहीं लगा कि जिम अमीर होंगे, लेकिन फिर उन्हें अपनी दादी से सुनी हुई वो कहावत याद आई, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, यानी कि किसी भी किताब को उसके कवर से जज ना करे। तो कुछ दिनों के बाद जिम और उनकी वाइफ सू डेविड के ऑफिस उनसे मिलने पहुंच गए। दोनों एवरेज हार्डवर्किंग अमेरिकन लगते थे। जिम ने एक शॉर्ट स्लीव पोलो शर्ट पहनी थी, जबकि उनकी वाइफ ने बाल में ब्लॉन्ड रंग से कलर किया था। वो एक ब्यूटिशियन थी और जिम से 2 साल छोटी थी। उन्हें देखकर डेविड को ऐसा लगा जैसे वो दोनों हाई स्कूल के समय के स्वीट हार्ट है। दोनों टीनेजर्स की तरह एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे और काफी खुश और एक्साइटेड लग रहे थे। इससे पहले कि डेविड कुछ कहते, जिम उन्हें अपने प्लान के बारे में बताने लगे कि वो रिटायरमेंट के बाद क्या क्या करने वाले हैं। अब क्योंकि वो कम उम्र में रिटायर हो रहे थे तो डेविड जानना चाहते थे कि जिम ने क्या सोचकर ये फैसला लिया है। डेविड बोले कि गाइस, इतना आगे तक जाने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर लोग जिनसे मैं मिला हूँ वो अपने अर्ली 50s में भी रिटायर होने की नहीं सोच पाते। डेविड की बात सुनकर जिम और सू ने एक दूसरे की तरफ देखा। जिम ने कहा, तो आपको नहीं लगता कि हम लोग अमीर हैं? यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप खुद को अमीर कैसे बोल सकते हो? डेविड ने जवाब दिया। दोनों ने डेविड को अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट दिखा दिए। पहली चीज जो डेविड ने नोटिस की वो ये थी कि उनके ऊपर कोई कर्जा नहीं था, यानी जीरो डेट। मैकइंटायर कभी कोई उधार लेते ही नहीं थे। दोनों के 2 बच्चे थे जो कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुके थे। उनके अपने भी 2 घर थे। एक में वो लोग रहते थे जिसकी वैल्यू थी $4,50,000। उनका दूसरा घर एक रेंटल प्रॉपर्टी था जिसकी वैल्यू $3,25,000 थी। डेविड को ये भी पता चला कि उन्होंने अपने दोनों घरों का लोन भी पूरा पे कर दिया था। उनके रिटायरमेंट अकाउंट में जिम के पास $6,10,000 और सू के पास $72,000 का बैलेंस था। ये पैसा उनके 401 अकाउंट में सेव था, यानी कि इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट। साथ ही उन्होंने $1,60,000 के म्यूनिसिपल बॉन्ड भी ले रखे थे और इसके साथ इन दोनों के बैंक के सेविंग अकाउंट में $62,500 कैश पड़ा था। डेविड हैरान थे। कुल मिलाकर के मैकइंटायर की नेट वर्थ $2 मिलियन के करीब पहुंचती थी, यानी वो अमीर लोग थे। उन्हें अपने इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट मिलता था और अपने रेंटल हाउस से हर साल उन्हें $26,000 की कमाई होती थी। अब डेविड की समझ में आया कि क्यों जिम जल्दी रिटायर होना चाहते हैं। डेविड उनसे काफी इम्प्रेस हुए। वो उनकी वेल्थ प्लानिंग का सीक्रेट जानना चाहते थे। क्या आपको कुछ खानदानी पैसा भी मिला है? डेविड ने पूछा। जिम ने कहा, नहीं, उन्हें अपने पेरेंट्स से कोई जायदाद नहीं मिली, बल्कि उनके पेरेंट्स ने उन्हें मनी मैनेजमेंट की नॉलेज दी थी। डेविड ने कहा, आपको पता है, हर हफ्ते मैं आप जैसे लोगों से मिलता हूँ जो मेरी क्लास में आते हैं। ऊपर से वो लोग अमीर लगते हैं पर उनमें से ज्यादातर गरीब होते हैं। उनमें से एक आदमी तो ब्रांड न्यू पॉर्श गाड़ी लेकर आता है और रोलेक्स की घड़ी पहनता है। उसके ठाट बाट देखकर डेविड को लगा वो काफी अमीर होगा, पर जब उन्होंने उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखी तो पता चला कि उस आदमी को अपने $1 मिलियन वाले घर का $8 लाख का लोन पे करना था और उस पर $75,000 का यानी कि $75,000 का क्रेडिट कार्ड का उधार भी था। वो जो पॉर्श चलाता था वो उसने लीज पर ले रखी थी। ऊपर से उसे अपनी 2 एक्स बीवियों को पैसा भी देना पड़ता था।
और उसके सेविंग अकाउंट में $1 लाख से कम पैसे पड़े थे। फिर आते हैं जिम और सू मैकइंटायर जैसे लोग जो फोर्ड टोरस चलाते थे, और जिम आज भी अपनी 18 साल पुरानी घड़ी पहनता है। दोनों अपनी शादीशुदा लाइफ से खुश थे, उनके बच्चे भी सक्सेसफुल थे। कुल मिलाकर के उनकी लाइफ में कोई स्ट्रेस या टेंशन नहीं था। इसलिए जिन और सू जल्दी ही रिटायरमेंट लेने की सोच रहे थे। आखिर आपका सीक्रेट क्या है? डेविड ने पूछ ही लिया। तो कपल ने कहा कि डेविड पहले से जानते हैं कि सीक्रेट क्या है, और वो ये सीक्रेट हर रोज अपनी क्लास में पढ़ाते भी हैं। तो जो पहला स्टेप है वो है खुद को पहले पे करो, यानी सबसे पहले खुद के फ्यूचर के लिए पैसा इन्वेस्ट कीजिए। जैसे ही आपको सैलरी मिले उसमें से कुछ % अपने 401 अकाउंट और बाकी के इन्वेस्टमेंट में सेव कर दो। सेकंड स्टेप आता है अपने लाटे फैक्टर पर नजर रखो। जो छोटे छोटे खर्चे आप रोज करते हो उसमें आपका काफी पैसा खर्च होता है। इससे बेहतर है कि इस पैसे को बचाइए और कहीं पर इन्वेस्ट कर दो। अगर आप रोज $5 लाटे कॉफी पर खर्च करते हो तो ये महीने का $150 और साल का $1800 यानी कि $1800 बनता है। अब आप खुद को शायद बोले कि भाई मुझसे तो सेविंग बिल्कुल नहीं होगी, पर अगर आप रोज की अपनी $5 वाली लाटे पीना छोड़ देते हैं तो आप साल का 1800 यानी कि $1800 बचा सकते हैं। अब इस पैसे को आप कहीं भी इजीली इन्वेस्ट कर सकते हो। तीसरा स्टेप आता है इसे ऑटोमेटिक बना लीजिए। इसके लिए आपको विल पावर या सेल्फ डिसिप्लिन की जरूरत नहीं है। इसका सीक्रेट है कि ये ऑटोमेटिक सेविंग है। कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर दीजिए कि हर महीने एक फिक्स अमाउंट ऑटोमेटिकली आपके इन्वेस्टमेंट अकाउंट में चला जाए। इससे पहले कि आपको बाकी चीजों पर पे करना पड़े, आपकी इन्वेस्टमेंट का पैसा पहले से कट चुका होगा। आपको सिर्फ एक बार ऑटोमेटिक सेविंग ऑप्शन सेट करना है, फिर अगले मंथ से खुद आपका पैसा इन्वेस्टमेंट अकाउंट में चला जाएगा। विल पावर और डिसिप्लिन ह्यूमन नेचर के हमेशा खिलाफ रहा है, लेकिन अगर आपने सेविंग ऑटोमेटिक कर दी है तो आपके पैसे फालतू खर्च नहीं हो पाएंगे। इस तरह आप खुद को पहले पे कर पाएंगे। किसी भी टैक्स या बिल को पे करने से पहले आपकी सैलरी आपके 401 या इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट में जा चुकी होगी। आप चाहो तो स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। जरूरी यह है कि आप इसे ऑटोमेटिक मोड में सेट कर दीजिए, क्योंकि यही तरीका है एक ऑटोमेटिक मिलियनियर बनने का। हम अगले चैप्टर में हर स्टेप पर डिटेल में जानेंगे। तो आइए बात करते हैं द लाटे फैक्टर के बारे में। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अमीर बनने का सीक्रेट है जल्द से जल्द पैसे कमाने के मल्टीपल तरीके ढूंढना। लोग अक्सर कहते हैं कि अगर मैं ज्यादा पैसा कमा सकता तो अमीर होता। आपने कितनी बार ये बात लोगों को कहते सुनी है? लेकिन उस आदमी से पूछ लीजिए जिसे पिछले साल ही इंक्रीमेंट मिली है। उससे पूछो कि क्या वो ज्यादा पैसे सेव कर पाया है। आपको जवाब शायद ना मिलेगा। क्यों? क्योंकि सच्चाई ये है कि जितना हम कमाते हैं उतने ही हमारे खर्चे भी बढ़ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे अभी आपकी कमाई कितनी भी हो तो भी आप ऑटोमेटिक मिलियनियर बन सकते हो। जिम मैकइंटायर ने भी बेसिक सैलरी से शुरुआत की थी, लेकिन जिम कहते हैं कि ट्रिक यह है कि आप अपने छोटे छोटे खर्चों पर गौर कीजिए। हम अक्सर गैर जरूरी चीजों पर रोज खर्चा करते हैं। हर एम्प्लॉय सेम लाइफ जीता है। वो काम पर जाता है, पैसे कमाता है, खर्चा करता है, फिर काम पर जाता है, पैसे कमाता है, फिर खर्चा करता है। ज्यादातर एम्प्लॉयज हफ्ते में 50 घंटे काम करते हैं, फिर भी उनकी सेविंग 0 ही होती है। लेकिन अब हमें इस साइकिल को तोड़ना ही होगा ताकि हम खुद को फ्यूचर की गरीबी से बचा सके। जैसे एग्जाम्पल के लिए डेविड का एक दोस्त था गैरी, जिसे अपनी कंपनी में प्रमोशन मिलती गई और उसकी सैलरी $50,000 से बढ़कर $5 लाख तक पहुंच गई। लेकिन गैरी की इनकम बढ़ने के साथ साथ उसके खर्चे भी बढ़े। अब वो पहले से महंगे कपड़े पहनता था और उसने बढ़िया गाड़ी भी खरीद ली थी। उसे महंगे रेस्टोरेंट में खाने का शौक था और वो अपने वेकेशंस पर भी खूब सारा खर्चा करता था। असल में गैरी के पास सेविंग के नाम पर कुछ नहीं बचता था। इतनी अच्छी सैलरी के बावजूद उसे फाइनेंशियल स्ट्रेस रहता था, जबकि जब उसकी सैलरी कम थी तब वो ज्यादा खुश था। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? वो इसलिए क्योंकि गैरी को अपनी हाईफाई लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए खूब सारा पैसा खर्च करना पड़ता था। उसे अपनी कंट्री क्लब मेंबरशिप की फीस पे करनी पड़ती थी। उसके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, जिसके लिए उसे ज्यादा फीस देनी पड़ती थी। साथ ही उसने बच्चों के लिए नैनी भी रखी हुई थी। उसने एक बड़ा घर ले रखा था जिसे खरीदने के लिए उसने लोन लिया था। गैरी को अब सिंपल लाइफस्टाइल की आदत नहीं रही थी, इसीलिए अब वो एक मुकाबले में फंस चुका था। ऊपर से उसके पास सेविंग के नाम पर कुछ भी नहीं था। अब चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि डेविड ने लाटे फैक्टर कैसे क्रिएट किया। एक बार उनके पास इन्वेस्टमेंट कोर्स में एक स्टूडेंट आई। उस लड़की का नाम था किम। उसने क्लास में हाथ उठाकर सवाल पूछा था,
डेविड, आपके आइडिया थ्योरी में तो अच्छे हैं, पर इन्हें प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई नहीं किया जा सकता। क्या मतलब है? तुम ये कैसे बोल सकती हो? डेविड ने पूछा। मैं एक एम्प्लॉय हूँ और हर महीने की सैलरी पर गुजारा करती हूँ, बल्कि मेरे खर्चे बड़ी मुश्किल से पूरे हो पाते हैं। तो भला मैं रोज के $5 कैसे सेव कर सकती हूँ? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्लास में हर कोई किम की बात से सहमत था, तो डेविड ने समझाने के लिए सबको एक डेमो दिया। उन्होंने एक चौक उठाया और ब्लैक बोर्ड के पास गए। डेविड ने किम की तरफ देखते हुए कहा, ओके किम, प्लीज अब तुम हमें अपने रोज के खर्चे के बारे में बताना शुरू करो। किम ने कहा कि रोज ऑफिस जाते हुए वो एक डबल नॉन फैट लाटे खरीदती है, क्योंकि इसके बिना उसका दिन शुरू नहीं होता। लाटे उसे $3.50 की पड़ती है। किम कॉफी के साथ एक नॉन फैट मफिन भी खरीदती है, जो $1.50 का पड़ता है, यानी रोज का टोटल खर्चा हुआ $5। फिर 10 बजे जब किम और उसकी कलीग का ब्रेक होता है तो दोनों जूस स्टॉल पर जाते हैं। किम अपना फेवरेट जूस लेती है, जिसका प्राइस है $3.95। साथ ही वो जूस बूस्ट के लिए भी बोलती है। जिंको बिलोबा की डोज जो जूस वाला उसके जूस में ऐड कर देता है, ये उसे पड़ता है 50 सेंट्स का। फिर किम एक पावर बार भी लेती है, जो पड़ता है $1.75 का। किम बताती जा रही थी और डेविड सब कुछ ब्लैक बोर्ड पर लिखते जा रहे थे। तो किम रोज का टोटल $11.20 खर्च करती थी, और वो भी लंच टाइम से पहले। यही था उसका लाटे फैक्टर। अगर किम अपने छोटे छोटे खर्चों पर लगाम रखती तो वो आसानी से पैसा बचा सकती थी और उसे अपने रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट कर सकती थी। जैसे $5 रोज के हिसाब से साल के $1800 हुए। एवरेज तौर पर स्टॉक मार्केट साल का 10% रिटर्न देता है, यानी किम अगर ये पैसा बचाए तो 65 की होने पर उसके अकाउंट में करीब $1.2 मिलियन पैसा सेव होगा। और अगर उसकी कंपनी उसके कंट्रीब्यूशन के बराबर 50% भी देती है तो किम साल में $3000 तक सेविंग कर सकती है। अगर हर साल किम ऑटोमेटिक कंट्रीब्यूशन करे और इसकी कंपाउंडिंग साल में 10% मिले तो किम की 65 की होने पर उसके अकाउंट में $17,42,467 होंगे। किम समझ चुकी थी कि उसकी लाटे की हैबिट उसे करीब $20 लाख की पड़ रही है। कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट बड़ा पावरफुल है। आइंस्टाइन ने कहा था कि कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है। अगर आप अपनी एनुअल सैलरी का 10% भी सेव कर पाए और इस पैसे को अगले 4 या 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते रहे, तो इसमें कोई शक नहीं कि आप फ्यूचर में एक मिलियनियर होंगे। ये कोई इम्पॉसिबल चीज नहीं है। आप रोज के $5 से शुरुआत कर सकते हैं, और ये आपका लाटे फैक्टर है। मान लो कि आप कॉफी नहीं पीते, तो आप सिगरेट, कैंडी, सॉफ्ट ड्रिंक्स, फास्ट फूड या पिज्जा या किसी भी चीज पर खर्च करते हो। वो पैसा आप बचा सकते हो और उसे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो फिर आप भी अपनी कोई ऐसी छोटी सी हैबिट के बारे में सोचिए जिस पर आप रोज खर्च करते हो। यही आपका लाटे फैक्टर है और यही हैबिट आपको छोड़नी है। तो लाटे फैक्टर को समझने के बाद अब हम बात करते हैं लर्न टू पे योरसेल्फ फर्स्ट। अब ये कैसे करना है, आइए जानते हैं। द लाटे फैक्टर आपको ये आइडिया देगा कि आप आज से ही अपनी वेल्थ बिल्ड करने की शुरुआत कर सकते हैं। आपने इतना तो कमा ही लिया है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट कर सको, और आपको ये भी मालूम है कि हमें अमीर बनने के लिए क्या करना है। अगली गलतफहमी जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है बजट बनाना, यानी कि बजटिंग। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि बजट बनाना इफेक्टिव होता है, लेकिन क्या आपको आज तक कोई ऐसा आदमी मिला है जो बजट बनाकर सक्सेसफुल और खुश हुआ हो? तो बात ऐसी है कि बजटिंग क्यों काम नहीं करती, इसके पीछे एक सिंपल सा रीजन है, और वो ये है कि बजटिंग कोई मजाक नहीं है। बजट बनाने का मतलब है फ्यूचर के लिए पैसे बनाने के चक्कर में मन मारकर जीना, और डाइटिंग की तरह ही बजटिंग में भी कुछ कमियां हैं। अक्सर जो लोग बजट से जीते हैं वो एक तरह से मन को मारकर जीते हैं, और फिर एक दिन इस तरह निराश हो जाते हैं या टूट जाते हैं कि दुनिया भर की शॉपिंग करके ही इन्हें चैन मिलता है। इसीलिए डेविड हमें एक मेथड यहाँ पर बताते हैं, और वो है पहले खुद को पे करो। ये बहुत ही बेसिक और सिंपल है। अक्सर लोग सैलरी मिलते ही सबको पेमेंट करना शुरू कर देते हैं, जैसे किराया देना, गवर्नमेंट टैक्स पे करना, क्रेडिट कार्ड और टेलीफोन का बिल वगैरह वगैरह। वो अपना पैसा बजट करते हैं ताकि सबको पेमेंट कर सके। फिर जो थोड़ा बहुत बचता है उसे वो सेविंग के लिए रख देते हैं। दरअसल ये अप्रोच बहुत ही पुरानी और घिसी पिटी है। सबको पेमेंट करने के बाद अक्सर हमारे पास सेविंग के नाम पर कुछ भी नहीं बचता है। अमेरिका में हर $1 जो कमाया जाता है उसमें से 27 सेंट ऑटोमेटिकली फेडरल इनकम विद होल्डिंग टैक्स में जमा हो जाता है। फिर स्टेट के हिसाब से हर अमेरिकन स्टेट इनकम टैक्स के लिए 5 सेंट और पे करते हैं। उसके बाद आता है सोशल सिक्योरिटी टैक्स और मेडिकेयर।
इस तरह आपके हर एक डॉलर में से 40 सेंट सीधा गवर्नमेंट के पास चला जाता है। यानी आपकी सैलरी का सिर्फ 70% हिस्सा आपके पास रहता है। इसलिए कभी भी पहले टैक्स मत जमा करो, पहले खुद को पे करो। अब यहाँ पर खुद को पहले पे करने का मतलब है पहले अपने लिए पैसा सेव करना, फिर दूसरों को दे देना। ये पैसा जो आप आज सेव और इन्वेस्ट कर रहे हो, कल आपके फ्यूचर में काम आएगा। आप एक प्री टैक्स रिटायरमेंट अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, जैसे 401k और IRA या इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट। इसे ऐसे अरेंज करो कि कोई भी टैक्स कटने से पहले आपकी रिटायरमेंट का पैसा अकाउंट में सेव हो जाए। आप किस लिए काम करते हो? अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए, या फिर क्रेडिट कार्ड कंपनी के लिए, या बैंक और टेलीफोन कंपनी को पे करने के लिए? आपकी सैलरी से कितना टैक्स कटता है, आप कितना बिल भरते हो, टोटल कितनी सेविंग कर पाते हो? आपको शायद एहसास होगा कि आपका ज्यादा टाइम और एनर्जी सिर्फ और सिर्फ खर्चे पे करने में चले जाते हैं। आप जो कुछ भी कमाते हो उसका ज्यादातर हिस्सा आपकी फैमिली, आपके रिटायरमेंट प्लान या अच्छे फ्यूचर के लिए सेव नहीं होता, बल्कि बिल्स भरने में चला जाता है। इसलिए आज से पहले खुद को पे करना शुरू कर दीजिए। एक प्रीटैक्स रिटायरमेंट अकाउंट खोल लीजिए, उसमें अपनी इनकम का 10% हर महीने सेव करो और अपना मंथली या ईयरली कंट्रीब्यूशन ऑटोमेटिक कर दो। उसे एक बार सेट करके छोड़ दीजिए, फिर ये खुद ब खुद सेविंग करता रहेगा। हर महीने आपकी इनकम से 10% आपके रिटायरमेंट अकाउंट में चले जाएंगे। मान लो आपकी एनुअल इनकम $50,000 यानी एक महीने में $4,200 है। इसका मतलब है कि आपको दिन के $140 सेव करने चाहिए। अगर आप 35 सालों तक रिटायरमेंट अकाउंट में इन्वेस्ट करते रहे तो आपको 10% का एनुअल रिटर्न मिलेगा। आप जानते हैं ये रकम कितनी बनती है? जी हाँ, आपके पास $16,78,293 यानी कि 1 मिलियन से भी ज्यादा पैसा होगा। है ना कमाल की बात? तो अपने ऊपर पे करके देखिए। और इतना काम कर लेने के बाद अब बारी आती है नाउ मेक इट ऑटोमेटिक। अब ये कैसे करना है, चलिए इसे भी समझते हैं। आपको ना यहाँ पर अलग से बजट बनाने की जरूरत नहीं है। आपको डिसिप्लिन फॉलो करने की भी जरूरत नहीं है। सेविंग को ऑटोमेटिक बना लीजिए ताकि वो सीधा आपके इन्वेस्टमेंट अकाउंट में चला जाए। बस आपको एक बार उसे सेट करना होगा और उसके बाद हर महीने आपके रिटायरमेंट अकाउंट या इंडेक्स फंड में हर महीने पैसा जमा होता रहेगा। क्योंकि जिम और सू मैकिंटायर ने 30 सालों तक यही किया। उन्होंने पे योरसेल्फ फर्स्ट सिस्टम बनाया जो ऑटोमेटिकली इनकी इनकम का 15% इन्वेस्ट कर देता था। असल में उन्होंने शुरुआत 4% सेविंग से की थी, पर धीरे धीरे ये रकम बढ़कर पहले 5%, फिर 7%, 10% और फिर 15% तक हो गई। इन दोनों को हर महीने कोई चेक नहीं देना पड़ता था और ना ही उन्हें टाइम, डिसिप्लिन या बजटिंग की जरूरत पड़ी, क्योंकि उनका ऑटोमेटिक सिस्टम खुद काम कर रहा था और उनका पैसा सही जगह इन्वेस्ट होता रहा। खुद डेविड ने कम अकाउंट से सेविंग शुरू की थी। वो जब 25 साल के थे तो उन्होंने अपनी सैलरी से 1% सेव करना शुरू किया था और 3 महीने के बाद इस पैसे को उन्होंने 3% कर दिया। फिर जब वो मैकिंटायर से मिले तब जाकर डेविड को एहसास हुआ और वो खुद से बोले, बस बहुत हो चुका, मैं जवानी के दिनों से ही सेविंग शुरू कर दूंगा ताकि बुढ़ापे तक अमीर हो जाऊं। फिर उन्होंने अपनी सेविंग इन्वेस्टमेंट 10% बढ़ाई, फिर उसे 15% किया और फिर 20%। अब डेविड एक सुपर सेवर बन चुके थे। वो सब कुछ एडजस्ट कर पा रहे थे। उन्हें लगने लगा कि वो एक सिंपल लाइफस्टाइल अपना करके अपनी रिटायरमेंट के लिए और ज्यादा पैसा सेव कर सकते हैं। वो खुद पर हैरान थे कि कैसे वो कम पैसे में भी गुजारा कर सकते हैं। लेकिन डेविड कहते हैं कि एक बार अगर आपको आदत पड़ गई तो फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। आप अपने फालतू के खर्चे कंट्रोल कर सकते हैं। सेविंग को ऑटोमेटिक बनाने का की आइडिया ये है कि जो आपके पास है ही नहीं उसे आप खर्च नहीं कर सकते। यानी अगर पैसा वॉलेट में रहेगा ही नहीं तो खर्च भी नहीं होगा। अब क्योंकि आपने सबसे पहले खुद को पे किया और अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर लिया तो आपका पैसा फालतू चीजों में खर्च भी नहीं होगा, है ना? तो अगर आप स्ट्रेस फ्री रिटायरमेंट के सपने देख रहे हैं तो अपनी कंपनी, गवर्नमेंट या फैमिली पर डिपेंडेंट ना रहे, क्योंकि ये जिम्मेदारी सिर्फ आप ही के ऊपर है। सिर्फ आप ही अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो। तो अब आइए जानते हैं हम कि कैसे अपने पर्सनल रिटायरमेंट अकाउंट को फंड करें और उसे ऑटोमेटिक कैसे बनाएं। अगर आपका कोई रिटायरमेंट अकाउंट खुला है तो इसे यूज करना शुरू कर दो। अमेरिका में सबसे कॉमन रिटायरमेंट अकाउंट को 401k कहा जाता है। ये वो अकाउंट है जिसमें आपकी कंपनी हर महीने अपनी तरफ से कुछ पैसा कंट्रीब्यूट करती है और आपके इन्वेस्टमेंट पर आपको साल का 10% रिटर्न मिलता है। जब आप इस अकाउंट को ऑटोमेटिक करेंगे तो साल दर साल आपका पैसा कंपाउंड होता चला जाएगा और रिटायरमेंट तक आप एक मिलियनियर बन चुके होंगे। होता क्या है कि ज्यादातर एम्प्लॉयज सोचते हैं कि कंपनी उन्हें जॉब में रखने के बाद अपने आप ही रिटायरमेंट प्लान में डाल देगी, लेकिन इस भरोसे कभी ना रहे। अपनी जिम्मेदारी खुद लीजिए।
अपने ऑफिस के ह्यूमन रिसोर्सेज यानी एचआर डिपार्टमेंट में जाइए और उनसे रिटायरमेंट प्लान के बारे में पता कीजिए। ऐसा अरेंजमेंट कर लो कि टैक्स का पैसा जाने से पहले आपका हिस्सा आपके अकाउंट में जाए, और साथ ही एक फिक्स परसेंट सेट कर लीजिए जो आपकी इनकम से कटता रहे। अगर आपकी कंपनी कोई रिटायरमेंट प्लान या 401 के ऑफर नहीं करती तो आप एक इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट या आईआरए क्रिएट कर सकते हो। इसके लिए आप किसी भी बैंक में अप्लाई कर सकते हो या किसी ब्रोकेज फर्म में जाकर पता कर सकते हो, या फिर ऑनलाइन भी फॉर्म सबमिट कर सकते हो। अपने इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट में ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट पे करने के 3 तरीके हैं। पहला है पेरोल डिडक्शन के जरिए। यहाँ पर आपकी कंपनी आपकी सैलरी का कुछ परसेंट हिस्सा काट कर आपके इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट में डाल देगी। दूसरा तरीका है आपकी चेकिंग अकाउंट से डिडक्शन। आपकी कंपनी यहाँ पर पैसा आपके चेकिंग अकाउंट में जमा करा देगी, फिर आपका बैंक या ब्रोकर वो पैसा आपके रिटायरमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता है। अब आता है तीसरा तरीका जो है ऑनलाइन बैंकिंग। इसमें आप मंथली बिल पेमेंट की तरह ही मंथली कंट्रीब्यूशन सेट कर सकते हो। आपका बैंक आपके इस पैसे को रिटायरमेंट अकाउंट में डाल देगा। अब जितना ज्यादा परसेंट आपके रिटायरमेंट अकाउंट में जाए उतना अच्छा होगा। खुद को चैलेंज कीजिए और कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा चीजों में आप कटौती कर पाए। अगर आप 10%, 12% या 15% तक भी सेव कर पाए तो सोचिए आपका रिटायरमेंट कितना खुशहाल होगा। तो जो ये कंपाउंड इंटरेस्ट है ये बड़ी ही कमाल की चीज होती है, ये हमेशा याद रखिएगा। इसलिए अभी से सेव करना शुरू कर दो, क्योंकि जितनी जल्दी शुरू करोगे इंटरेस्ट उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। उन लोगों जैसे ना बने जो कहते हैं कि मैं अपनी इनकम से 5% सेव नहीं कर सकता, या मेरी कंपनी इतना कंट्रीब्यूट ही नहीं करती तो फिर मेरे सेव करने से क्या होगा, या स्टॉक में इन्वेस्ट करना तो बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है, या अगले महीने से सेविंग शुरू करूंगा। अगर आपके भी कुछ ऐसे ही बहाने हैं ना तो यकीन मानिए आप कभी ऑटोमेटिक मिलेनियर नहीं बन पाएंगे। तो इसके बजाय खुद को बोलिए, चाहे कुछ भी हो जाए पहले मैं खुद को पे करूंगा। मैं अपनी इनकम का 10% सेव करूंगा और फिर इस अमाउंट को जितना हो सके बढ़ाते जाऊंगा। तो कल के लिए सेव करने का सबसे अच्छा वक्त होता है इसकी शुरुआत आज और अभी से कर देना। और इसी शुरुआत के साथ इस समरी की एंडिंग होने वाली है, यानी कि इस समरी के कंक्लूजन का समय आ गया है। तो जी मुद्दा मामला ऐसा है कि आपने इस समरी में ऑटोमेटिक मिलेनियर यानी कि जिम और सू मैकिंटायर की कहानी के बारे में जाना। उनकी तरह ऑटोमेटिक मिलेनियर बनने के लिए आपको 3 क्लियर स्टेप्स को समझना होगा। सबसे पहले तो अपना लाटे फैक्टर पता कीजिए। ऐसी कौन सी छोटी सी हैबिट है या ऐसा कौन सा छोटा सा खर्चा है जो आपके डेली रूटीन में शामिल है। इस हैबिट को आज ही छोड़ दीजिए और जो पैसा खर्च करते हो उसे अपने रिटायरमेंट अकाउंट में जमा करना शुरू कर दो। दूसरी चीज, पहले खुद को पे करो फिर दूसरों को करो। अपनी इनकम का कुछ हिस्सा अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डालना शुरू कर दो। गवर्नमेंट टैक्स, क्रेडिट कार्ड या टेलीफोन कंपनी को बिल पे करने से पहले खुद के फ्यूचर के लिए कुछ पैसा बचाइए। तीसरी चीज है अपनी सेविंग को ऑटोमेटिक बना लीजिए। एक बार में ही ऐसा अरेंजमेंट कर लो कि अगली बार जब आपकी सैलरी आए तो उसमें से कुछ पैसा सीधे आपके रिटायरमेंट अकाउंट में ऑटोमेटिक जमा हो जाए। अगर आपने ये सेटिंग कर ली है तो उसके बाद आपको अलग से बजट बनाने की या खुद को डिसिप्लिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पैसा अगर वॉलेट में होगा ही नहीं तो आप खर्चा कहाँ से करोगे। अब जबकि आप समझ ही गए हैं कि एक ऑटोमेटिक मिलेनियर बनने के लिए हमें क्या करना है, तो बस अब कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को अपना काम करने दो। रोज के $5 सेव करना शुरू करो। खुद को पहले पे करो और सेविंग को ऑटोमेटिक सिस्टम पर डाल दो। आपको बस इतना ही करना है, क्योंकि इसके बाद तो आप आराम से बैठकर एक स्ट्रेस फ्री और खुशहाल रिटायरमेंट लाइफ जिएंगे। और इसी कमाल की बात के साथ ये समरी यहीं पर कंप्लीट होती है और हमें 3 स्टेप्स उठाने हैं आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि हर एक समरी की जर्नी जहां खत्म होती है हमारी जर्नी वहीं से शुरू होती है। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि समरी आपको कैसी लगी, कौन सी बात अच्छी लगी, कौन सी चीज ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं या फिर प्लान कर रहे हैं कि रूबी बस अब ना करना ही है। क्या करना है जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में लिखकर। और आगे किस बात